हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 8 का वीडियो नंबर 14। तो बेटे ये 8वीं यूनिट का 14वां वीडियो है और इससे पहले 13 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 8 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। और ध्यान से सुन लेना, पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देख ले हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमें पढ़ना है विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वनिक सेल का निरूपण। कुछ बच्चों को सेल के निरूपण में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और उन्हें पता नहीं होता है कि किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि सेल को किस प्रकार निरूपित करते हैं। जल्दी से हेडिंग लिख लो ये अपनी नोटबुक में, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वनिक सेल का निरूपण। जल्दी से हेडिंग लिख लो। लिख लिया बेटे? हेडिंग लिख लो, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वनिक सेल का निरूपण। लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, जिससे आप आसानी से लिख सको। लिख लिया? ठीक है। देखो, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वनिक सेल को निरूपित करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। वो नियम हमें पता होने चाहिए। यदि वे सारे नियम हमें पता है तो हम सेल के निरूपण में कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से नियम है देखते हैं। सबसे पहली बात, हेडिंग तो आपने डाल ही ली। सबसे पहली बात देखो क्या याद रखनी है आपको। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि एनोड को हमेशा बाईं ओर लिखना है और कैथोड को लिखना है दाईं ओर। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं एनोड। सेल को निरूपित करते समय एनोड को हमेशा बाईं ओर लिखना चाहिए। ये लिख दिया मैंने, एनोड को बाईं ओर। एनोड को हमेशा कहां लिखना चाहिए? लेफ्ट साइड में बाईं ओर लिखना चाहिए। ठीक है, कोमा कैथोड लिख लो, कैथोड। जब एनोड को आपने बाईं ओर लिख दिया तो कैथोड को कौन सी ओर लिखा जाएगा? दाईं ओर, राइट साइड में। सेल को जब भी निरूपित करते हो तो एनोड तो आपको इधर लिखना है लेफ्ट साइड में और कैथोड लिखना है राइट साइड में। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है। और नंबर 2, दूसरी बात, पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं ना, यहां लिखते हैं पदार्थ की अवस्था। एक ही पदार्थ की अवस्था है, दो अलग अलग को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए मान लो एक पदार्थ की दो अवस्थाएं हैं और उन दोनों को आपको अलग अलग दिखाना है, तो आप उन दोनों के बीच में एक इस तरह की रेखा खींचोगे, एक रेखा। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं को अलग करने के लिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा इस तरह की खींचनी चाहिए हमें। कैसे खींचनी चाहिए एग्जाम्पल में हम देख लेंगे। ठीक है, और तीसरी बात, जो समान प्रावस्था वाले पदार्थ होते हैं ना, समान प्रावस्था यानी एक ही भौतिक अवस्था वाले, समान प्रावस्था वाले पदार्थों के बीच, जो एक ही प्रावस्था वाले पदार्थ होते हैं, समान प्रावस्था वाले पदार्थों के बीच यानी उन्हें अलग करने के लिए आपको प्रयोग करना चाहिए कोमे का। ये कोमा है। ठीक है, 3 बातें मैंने आपको सिखा दी। नंबर 4, चौथी बात क्या ध्यान रखनी?
चौथी बात आपको ध्यान रखनी कि जब लवण सेतु को आप प्रदर्शित करते हो, भाई एनोड को प्रदर्शित कर दिया तो एनोड के बाद लवण सेतु आपको दिखाना है। तो लवण सेतु को हमेशा आप प्रदर्शित करोगे दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं से, ऐसे। ये होता है लवण सेतु का प्रदर्शन। लवण सेतु को सेल के प्रदर्शन में दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं से आपको दिखाना है, ठीक है। नंबर 5, मान लो कोई गैसीय इलेक्ट्रोड है और उसके गैस का दाब दिखाना है आपको। मान लो गैस का दाब प्रदर्शित करना है, या फिर आयनों की सांद्रता प्रदर्शित करनी है। आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता प्रदर्शित करनी है, ठीक है। वह अवस्था, पदार्थ की अवस्था प्रदर्शित करनी है। तो इन सब को प्रदर्शित किया जाएगा छोटे ब्रैकेट के अंदर। तो आप छोटा ब्रैकेट लगाओगे, छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएंगी ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे सीख लेना जरूर। मान लो आपके पास कोई गैसीय इलेक्ट्रोड है, यहां लिख देता हूं गैसीय इलेक्ट्रोड के लिए, ये इलेक्ट्रोड लिखा है, इलेक्ट्रोड। गैसीय इलेक्ट्रोड के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखनी है कि यदि कैथोड है, भाई इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं ना, कैथोड और एनोड। यदि कैथोड है तो कैथोड में तो गैस को लिखना है पहले और एनोड में लिखना है गैस को बाद में। तो मैं यहां लिख देता हूं कैथोड में, ये जो है ना, हमने जब लिखा है गैसीय इलेक्ट्रोड हो तो कैथोड में गैस को, कैथोड में गैस को पहले, गैस को पहले व एनोड में, व एनोड में गैस को, एनोड में गैस को बाद में लिखते हैं। किसके बाद में? इलेक्ट्रोड के बाद में। किस तरह देखो मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखते हैं। देखो यहां जो है आपको ये कितने नियम बताए मैंने? 6 नियम बताए। भाई सबसे पहला नियम मैंने आपको बताया कि सेल को जब भी आप प्रदर्शित करते हो तो एनोड को तो बाईं ओर लिखना चाहिए, यानी पहले लिखना चाहिए, और कैथोड को लिखना चाहिए दाईं ओर। दूसरी बात, पदार्थ की अवस्था को अलग अलग करने के लिए हमेशा एक रेखा का, एक लाइन का प्रयोग करना चाहिए। समान प्रावस्था वाले पदार्थों के बीच कोमा लगाना चाहिए और लवण सेतु को दो रेखाओं द्वारा, दो खड़ी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करना चाहिए। नंबर 5, गैस का दाब दिखाना हो, आयनों की सांद्रता दिखानी हो या अवस्था दिखानी हो उस पदार्थ की अवस्था की, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उसे ब्रैकेट में लिखना चाहिए, छोटे ब्रैकेट में। और गैसीय इलेक्ट्रोड यदि आपके पास है तो कैथोड में तो उस गैस को पहले लिखना है और एनोड में लिखना है गैस को बाद में। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल एक यहां लिख के दिखाता हूं, एक सेल का निरूपण। ये मैं सेल का निरूपण लिख रहा, देखो मेरे पास है Cu सॉलिड, कॉपर ठोस है, फिर हमने एक इस तरह की रेखा खींची, एक इसे प्रावस्था सीमा आप कह सकते हो, Cu डबल पॉजिटिव, और एक्वस है, जलीय है, ये Cu डबल पॉजिटिव आयन जलीय है, और कोमा इनकी सांद्रता है 1m। कितनी सांद्रता है? 1m। और फिर हमने दिखा दिया लवण सेतु, दो रेखाएं खींच दी तो लवण सेतु है। यहां बताया कि Cl2 है हमारे पास, Cl2, और कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। इसका दाब है 1 atm। कितना दाब है?
1 atm इसका दाब है। और फिर प्रावस्था सीमा लिखेंगे, ये प्रावस्था सीमा एक रेखा। और क्या बन रहा है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव बन रहा है यहाँ, Cl नेगेटिव, ये जलीय है और 1m इसकी सांद्रता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ आप जो कैथोड ले सकते हो, कार्बन का ले सकते हो कैथोड, कार्बन का कैथोड सॉलिड। यहाँ ये सारी चीजें इसलिए दिखाई गई हैं जिससे लगभग सारे नियम आ जाएं। अब इसमें ध्यान रखना है कि भाई ये तो लवण सेतु है। ठीक है, मैंने आपको बताया था लवण सेतु को प्रदर्शित करने के लिए दो रेखाओं का प्रयोग करते हैं हम, दो खड़ी रेखाओं का। ये तो है लवण सेतु। हर एक सेल में जहां भी आपको दो रेखाएं दिखाई देंगी तो आपको समझ जाना चाहिए क्या है, ये लवण सेतु है। अब देखो इसमें एक बात समझनी कि पहले वाला हिस्सा जो है ना, इसे देखो, पहले हिस्से को Cu था, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तब Cu डबल पॉजिटिव बना होगा। इसका मतलब यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण। और यदि इस हिस्से में ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये वाला हिस्सा क्या है, एनोड है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ना, ये एनोड है, ANODE, ये एनोड है यहां से लेके यहां तक, यहां तक। ये पहला हिस्सा तो एनोड है। और यहां देखो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए और नेगेटिव चार्ज आ गया। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है वो होता है कैथोड। तो ये वाला हिस्सा है कैथोड, CATHODE, कैथोड। ये कैथोड है भाई, ये क्या है, कैथोड। तो हमें पता चल गया कि पहला हिस्सा तो एनोड है और बाद वाला हिस्सा क्या है, कैथोड। और नियम देख लो आप, पहला क्या था, एनोड को बाईं ओर लिखते हैं, तो बाईं ओर ही तो लिख रखा हमने एनोड को, और कैथोड को दाईं ओर। देखो राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, कैथोड। उसके बाद पदार्थ की अवस्था को अलग करने के लिए एक रेखा। तो देखियो ये तो ठोस है और ये क्या है, जलीय या एक्वस। तो दोनों अवस्थाओं को अलग करने के लिए Cu और Cu डबल पॉजिटिव दो अलग अलग अवस्थाएं हैं, इन्हें अलग करने के लिए हमने एक रेखा खींच रखी है। इस एक रेखा को आप कह सकते हो प्रावस्था सीमा। यदि आपको इसे कुछ नाम देना है ना तो इसका नाम हो सकता है प्रावस्था सीमा। आप लिख सकते हो प्रावस्था सीमा कह सकते हो आप इसे। ठीक है, क्या कह सकते हो, प्रावस्था सीमा। ठीक है, उसके बाद और ये भी तो प्रावस्था सीमा है। देखो यहां क्लोरीन गैस थी और यहाँ Cl नेगेटिव आयन एक्वस है, जलीय है, और यहाँ कार्बन सॉलिड है। पदार्थ की अवस्थाएं अलग अलग हो रही, तो ये भी प्रावस्था सीमा है और ये भी प्रावस्था सीमा है। ये दोनों जो एक डंडा आप खींचते हो ना, एक रेखा खड़ी हुई खींचते हो, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे आप प्रावस्था सीमा कह सकते हो। यानी पदार्थ की दो प्रावस्थाओं को अलग अलग कर रही है, तो इसे हम कहते हैं प्रावस्था सीमा। ध्यान रखोगे। उसके बाद एनोड को बाईं ओर, कैथोड को दाईं ओर, पदार्थ की अवस्था को अलग करने के लिए एक रेखा। समान प्रावस्था वाले पदार्थों के बीच कोमा। देखो यहां कोमा लग रहा कोमा इसलिए लग रहा क्योंकि आपका Cu डबल पॉजिटिव आयन एक्वस है और उस एक्वस विलयन की ही सांद्रता हमने दिखाई 1m। सांद्रता को दिखाने के लिए आप ब्रैकेट में लिखनी होती है सांद्रता भी। देखो अभी आगे पढ़ लेंगे हम। यहां भी कोमा दिखाई दे रहा आपको, यहां भी कोमा दिखाई दे रहा। उसके बाद लवण सेतु के लिए दो रेखाएं खींचनी है, तो ये क्या है, लवण सेतु है। यहां आप लिख सकते हो ये क्या है, लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। लवण सेतु कहो या फिर आप कह सकते हो साल्ट ब्रिज, ये लवण सेतु है। गैस का दाब दिखाना हो, गैस का दाब ये दिखा रखा 1 atm, ब्रैकेट में लिख रखा ना। आयनों की सांद्रता दिखानी हो, देखो Cl नेगेटिव आयनों की सांद्रता 1m, ब्रैकेट में लिख रखी, और Cu डबल पॉजिटिव आयनों की सांद्रता 1m, ब्रैकेट में लिख रखी। तो गैस का दाब दिखाना हो या आयनों की सांद्रता दिखानी हो या अवस्था दिखानी हो, देखो इसकी अवस्था ठोस है, ब्रैकेट में लिख रखी। ये एक्वस है, इसकी अवस्था जलीय है, ब्रैकेट में लिख रखी। ये गैसीय अवस्था भी आपने ब्रैकेट में लिख रखी और ये जलीय अवस्था भी ब्रैकेट में।
और कॉपर सॉलिड भी ब्रैकेट में। तो पदार्थ की अवस्था भी दिखानी हो तो ये सारी चीजें किस में लिखी जाएंगी, ब्रैकेट में लिखी जाएंगी। देखो ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में, ठीक है। नंबर 6, गैसीय इलेक्ट्रोडों के लिए कैथोड में गैस को पहले, देखो ये कैथोड है, इसमें है ना गैस, इसमें तो गैस नहीं है यहां, तो गैसीय इलेक्ट्रोड में आपने गैस को पहले लिखा। देखो Cl2 गैस है, इसे पहले लिखा, Cl नेगेटिव एक्वस को बाद में लिखा। तो कैथोड में तो गैस को पहले लिखना है, और एनोड यदि होता तो एनोड में गैस को लिखते हम बाद में, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, गैसीय इलेक्ट्रोड के लिए कैथोड में गैस को पहले, देखो ये कैथोड है, गैस को पहले लिख रखा, वे एनोड में गैस को बाद में लिखते हैं, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बातें बताता हूं। बहुत बढ़िया, पोज करके लिखो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो मैंने आपको ये जो नियम बताए हैं ना, 6 नियम, यदि इन 6 नियमों को एक बार आपने समझ लिया, बस बार बार इन्हें याद करने की आवश्यकता तो है नहीं। जब हम सेल को निरूपित करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा इन सारी बातों का बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने लिया था, इस एग्जाम्पल में, सिंपल से एग्जाम्पल में लगभग कोशिश करी सारी चीजों को समझाने की, पर फिर भी आपको इसमें ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप बार बार सेल को निरूपित करोगे ना तो ये सारी चीजें आपके समझ में आनी शुरू हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल चलो और ले लेता हूं, उन एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी ये सारी बातें। कैसे, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं डेनियल सेल का, यहां लिखता हूं एग्जाम्पल नंबर 1, डेनियल सेल। मान लो हमारे पास डेनियल सेल है। डेनियल सेल तो कल मैंने आपको पढ़ाया ही था, कल परसों कब पढ़ाया था। तो डेनियल सेल को कैसे निरूपित करना हमें, डेनियल सेल में एक तो जिंक का होता है इलेक्ट्रोड, यहां लिख सकते हो आप जिंक डबल पॉजिटिव, और इसकी सांद्रता यहां लिख दो ब्रैकेट में C1, फिर लवण सेतु लिख दो। और दूसरा इलेक्ट्रोड किसका था, कॉपर का, तो कॉपर के ऊपर भी 2 इकाई धनावेश, इसकी सांद्रता यहां लिख दो C2 और इसे पृथक कर दो Cu से। अब देखो ये जो निरूपण हमने किया है ना डेनियल सेल का किया है, आप इस निरूपण को और भी कई तरीकों से लिख सकते हो। जैसे यहां सॉलिड लिख दो, ऐसे लिख सकते हो, या करके लिख दो यहां या, ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो जिंक है वो तो ठोस अवस्था में है, ठीक है, और जो Zn डबल पॉजिटिव है वो है एक्वस यानी जलीय अवस्था में, और उसकी सांद्रता है C1, और ये लवण सेतु है, और Cu डबल पॉजिटिव जो है वो जलीय है, एक्वस है, उसकी सांद्रता C2 है, और ये जो Cu है वो है सॉलिड। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी बिल्कुल सही है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ये Zn डबल पॉजिटिव का मतलब ZnSO4 है, और Cu डबल पॉजिटिव का मतलब CuSO4 है। तो आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो कि आपने जिंक की छड़ को, सॉलिड लिख रहा, चलो मैं ये लिख दिया सॉलिड, जिंक की छड़ को डुबा रखा है जिंक सल्फेट में, ठीक है, जिंक की छड़ को डुबा रखा है जिंक सल्फेट में, और जिंक सल्फेट की यहाँ सांद्रता कितनी है, मान लो सांद्रता को, चलो मैं कहता हूं कि मान लो 1m है सांद्रता, वैसे तो C1 का मतलब इसकी सांद्रता कुछ भी हो सकती है, पर मैंने 1m मान ली, ठीक है। और यहाँ लिखा नहीं मैंने एक्वस, आप चाहे यहाँ सॉलिड भी ना लिखो, आपको ये बात पहले से ही पता है, अंडरस्टूड है। और Cu डबल पॉजिटिव को मैं लिखूंगा CuSO4, ठीक है, इसकी सांद्रता ऐसा हो सकता है कि 1m ही हो, या फिर इसके अलावा कुछ और हो। सांद्रता तो अलग अलग हो सकती है, जैसे यहाँ C1 C2 लिख रहे, क्या पता दोनों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, 1m हो, या फिर इसकी 1m हो और इसकी 0.1m हो। जितनी भी सांद्रता उतनी लिखनी है आपको। तो मैंने इस बार C1 C2 नहीं लिखा, इनकी सांद्रता बता दी,
और ये है कॉपर सॉलिड। चाहे आप ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट भी ना लगाओ तब भी सही है। तो डैनियल सेल को इन तरीके से, आपको 3 तरीके बताए, इन तीनों तरीकों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डैनियल सेल को। ठीक है, अच्छा चलो एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको, इसे भी समझना ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो हमारे पास एक सेल अभिक्रिया है, यहां लिखता हूं माना सेल अभिक्रिया। एक सेल है, उसका रिएक्शन है हमारे पास, माना सेल अभिक्रिया निम्नलिखित है। उन्होंने किसी सेल का हमें रिएक्शन दिया कि इस सेल का रिएक्शन ऐसे होता है, इस सेल में संपूर्ण सेल अभिक्रिया इस प्रकार होती है। किस प्रकार? इन्होंने कहा Zn सॉलिड प्लस 2AgCl, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड सॉलिड इज इक्वल टू 2Ag सॉलिड, 2Ag सॉलिड प्लस क्या बनेगा अब? ZnCl2 बनेगा, Zn डबल पॉजिटिव एक्वस। भाई ZnCl2 को आप ऐसे लिख सकते हो, Zn डबल पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl2 को क्या लिखूं? Cl2 को 2Cl नेगेटिव लिख सकते हैं ना, 2Cl नेगेटिव, आयनों में तोड़ दिया तो 2Cl नेगेटिव एक्वस। ठीक है, मतलब जिंक की सिल्वर क्लोराइड से रिएक्शन कराई तो सिल्वर अलग हो गया और जिंक क्लोराइड एक चीज बन गई। जिंक क्लोराइड को आयनों में तोड़ के हमने लिख दिया। अब आपको सेल को निरूपित करना है, तो आप सेल को कैसे निरूपित करोगे? देखो यहां आपको पता है कि Zn बदल रहा है Zn डबल पॉजिटिव में। इसका मतलब जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, जब ही तो धनावेश आया होगा इसके ऊपर। और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होता है जिस पर उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड। इसका मतलब ये तो एनोड है, Zn और Zn डबल पॉजिटिव, ये क्या है? एनोड का जोड़ा है। तो इसे पहले लिख दो आप Zn। ठीक है, Zn कैसी अवस्था में? सॉलिड, और Zn डबल पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, Zn डबल पॉजिटिव एक्वस है ना। फिर दिखा दो आप लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। यदि इन्होंने हमें सांद्रता दे रखी होती तो यहां हम लिख देते 1m 2m जितनी भी थी सांद्रता, लिख सकते हैं हम। आप चाहो तो यहाँ C1 लिख दो साथ में कि इसकी सांद्रता C1 है। आप कोमा करके यहाँ लिख सकते हो सांद्रता C1 को, यदि लिखना चाहो। फिर क्या हुआ? फिर आपके पास क्या है? Cl नेगेटिव है। क्या है? Cl नेगेटिव। तो अब हमें देखना है कि अब हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है। पहला तो एनोड हो गया, एनोड हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। अब हम देखेंगे कि रिडक्शन कहाँ हुआ। रिडक्शन कहाँ हुआ? देखो यहाँ Ag का Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। कितनी होती है? -1। तो यहाँ Ag के ऊपर +1 ही तो होगा। इसे आप Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, 2Ag पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव ऐसे भी तो लिख सकते हो। जैसे ZnCl2 को हमने Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव लिखा है, इसी तरह 2Ag पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव लिख सकते हो। तो यहाँ Ag के ऊपर धनावेश है और यहाँ Ag के ऊपर आवेश खत्म हो गया। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन का लेना होता है अपचयन, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे हम कहते हैं क्या? कैथोड। तो कैथोड ये है। कैथोड क्या है? ये सिल्वर का। तो मैं यहां लिखूंगा Ag पॉजिटिव, ये कैथोड है सिल्वर का, और एक्वस है जलीय। चाहो तो आप सांद्रता लिख सकते हो C2, और दूसरी अवस्था क्या है इसकी? Ag सॉलिड। तो इस तरह आप सेल को प्रदर्शित करते हो। यदि कोई रिएक्शन आपको दी गई है तो उस रिएक्शन से आप सेल को प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया।
मतलब जरूरी नहीं है कि आप सेल को इसी तरीके से प्रदर्शित करो कि आप इसमें सारे आयन ही दिखाओ। एक मिनट जरा इसे थोड़ा साफ लिख देता हूं सही तरीके से कि सारे आयन दिखाओ आप। ये तो है एक्वस, जलीय है, और सांद्रता हमने मानी थी इसकी C1, ये कर दिया और ये बना दिया लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। मतलब हमें पता है Zn बदल रहा है Zn डबल पॉजिटिव में, और ये Ag पॉजिटिव बदल रहा है Ag में। ये Ag पॉजिटिव ही है, आपको पता ना ऐसे टूटेगा आयनों में ऐसे। तो Zn डबल पॉजिटिव में बदल रहा है, Ag पॉजिटिव बदल रहा है Ag में, इसलिए पहले तो हमने लिखा एनोड और फिर लिखा कैथोड, ब्रैकेट में इनकी अवस्था लिख दी, और अवस्थाओं को अलग अलग करने के लिए हमने ये एक सीधी रेखा खींच दी, ऊर्ध्वाधर रेखा। और आप सांद्रता भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, दाब गैस हो तो उसका दाब भी लिख सकते हो। ये AgCl जो इकट्ठा लिख रखा है इसे 2Ag पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव भी लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ ZnCl2 को तोड़ के लिख रखा, देखो ZnCl2। अब इस रिएक्शन को आप पढ़ लो, और पढ़ने के बाद एक तरीका और भी है इसी अभिक्रिया के सेल को दिखाने का, सेल निरूपित करने का। एक तरीका यह है कि Zn बदल रहा है ZnCl2 में। देखो जिंक क्लोराइड है ना, ये जिंक क्लोराइड, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि Zn बदल रहा है ZnCl2 में, ऐसे लिख दो आप। और सांद्रता इसकी C1 थी ही, ये C1 दिखा दी हमने, ये लवण सेतु है। फिर उसके बाद ये क्या है आपके पास, AgCl। क्या है AgCl, आप दिखा सकते हो कि AgCl सांद्रता इसकी C2, ये बदल रहा है Ag में। तो ये भी बिल्कुल सही सेल निरूपण है। आप सेल को चाहे ऐसे दिखा दो चाहे ऐसे। रही बात अवस्था की, तो अवस्था आप दिखा सकते हो, यदि आपने ऐसे लिख दिया तब भी ठीक है, और यदि यहाँ आपने लिख दिया कि ये तो सॉलिड है, ब्रैकेट में ही तो लिखोगे ये तो सॉलिड है, और यहाँ इसी के ब्रैकेट में लिखोगे कि ये एक्वस है, बराबर में लिखना ना इसी के साथ, और ये एक्वस है यानी जलीय, और ये है सॉलिड, ऐसे दिखा सकते हो आप। इसे ब्रैकेट को यहाँ रखना, इसे इसके साथ ही लिखना, इसे इसके साथ लिखना, इस ब्रैकेट को यहाँ रखना बराबर में। तो ऐसे भी दिखा दो, आपकी मर्जी है। चाहे आप पदार्थ की अवस्थाएं ब्रैकेट में साथ में लिख दो, यदि नहीं भी लिखोगे तब भी ठीक है। ठीक है, तो जल्दी से पोज करके लिखो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेल को निरूपित करने में। सेल को निरूपित करने में जो मैंने तुम्हें 6 बातें बताई हैं ना, बस उन 6 बातों को ध्यान रखना है। उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल ध्यान रखनी है कि एनोड को तो हमेशा दिखाना है लेफ्ट साइड में और कैथोड को दिखाना है राइट साइड में। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं जैसे सॉलिड और एक्वस, इन्हें अलग अलग करने के लिए एक रेखा का प्रयोग करना है, और लवण सेतु को प्रदर्शित करने के लिए 2 रेखाओं का प्रयोग करना है। किसी पदार्थ की अवस्था दिखानी हो या उसकी सांद्रता दिखानी हो, या गैस है तो उसका दाब दिखाना हो, तो अवस्था, सांद्रता, दाब, देखो अवस्था ब्रैकेट में लिखी हुई ना, ये सॉलिड है ये एक्वस है, अवस्था ब्रैकेट में लिखनी चाहिए, सांद्रता C1 और C2, C1 का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, तो सांद्रता भी ब्रैकेट में लिखनी चाहिए, और यदि गैस है तो उसका दाब भी ब्रैकेट में लिखना चाहिए। ठीक है, समान अवस्थाएं हैं जैसे Zn डबल पॉजिटिव एक्वस है, इसकी सांद्रता इतनी है C1, तो इसे कोमे से आप कोमा लगा के अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। क्लियर बात? एक चीज और है कि यदि आपके पास कोई गैसीय इलेक्ट्रोड है तो आप कैथोड में तो उसे पहले दिखाओगे और एनोड में दिखाओगे बाद में, ये चीज ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल मैंने पीछे ले लिया था एक, बस इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।